सोचिए दुनिया के किसी एक कोने में कोई संघर्ष होता है और उसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। ये कैसे होता है? आज हम इसी उलझे हुए सवाल की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि दुनिया में हो रही घटनाओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर असर पड़ता कैसे है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद एक चेतावनी दी है। उन्होंने आज के इन वैश्विक हालात की तुलना सीधे सीधे कोविड संकट से कर दी है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। तो इस चेतावनी की गहराई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि ठीक 6 साल पहले क्या हुआ था। और तारीख देखिए, 24 मार्च। ये एक चौंकाने वाला संयोग है। ठीक 6 साल पहले इसी दिन देश में पहला लॉकडाउन लगा था और आज उसी तारीख पर एक नई और उतनी ही बड़ी चुनौती का इशारा किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संकट भी कोविड जैसा ही है? नतीजा तो कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों संकटों की जड़ें, इनकी वजह एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। इसको ऐसे समझते हैं, कोविड के टाइम पर एक डिमांड शॉक था। मतलब लॉकडाउन लगा, गाड़ियां फैक्ट्रियां सब बंद हो गईं। बाजार में तेल तो था पर खरीदने वाला कोई नहीं था। और आज है सप्लाई शॉक। दुनिया भर में संघर्षों की वजह से तेल और दूसरे सामान की सप्लाई ही बाधित हो गई है। यानी मांग तो खूब है पर सामान मिलना मुश्किल है। पूरा खेल ही पलट गया है। और पिछला संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। मतलब देश की कमाई बढ़ने की जगह घट गई थी। बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं, कारोबार बंद हुए। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। तो अब आते हैं आज के हालात पर। ये जो नया सप्लाई वाला संकट है, ये हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे और कहां-कहां असर डाल रहा है। असल में इसके 4 बड़े रास्ते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। 85%। सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। मतलब बाहर से मंगाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया में तेल की सप्लाई में जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो उसका सीधा असर यहां हमारे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। खाड़ी देश हमारे लिए एक बहुत बड़े आर्थिक भागीदार हैं। हमारा व्यापार, वहां काम कर रहे भारतीयों का भेजा हुआ पैसा और हमारी खेती के लिए जरूरी सामान, सब कुछ वहां से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये आंकड़ा देखिए, $50 बिलियन। हर साल लगभग इतनी बड़ी रकम खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। ये हमारे देश में बाहर से आने वाले कुल पैसे का करीब 40% है। अब अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो इस पैसे के बहाव पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ये असर कैसे एक चीज से दूसरी चीज तक फैलता है, ये देखिए। तेल के बाद अब बात करते हैं खेती की। दुनिया में जो फर्टिलाइजर यानी खाद बनती है, उसका 40% कच्चा माल खाड़ी देशों से ही आता है और इसका सीधा कनेक्शन हमारे किसानों और हमारी खेती से है। तो होता क्या है, जब खाद की सप्लाई में दिक्कत आती है या वो महंगी हो जाती है, तो किसानों के लिए खेती करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। इसका नतीजा, फसल की पैदावार कम हो सकती है और इसका सीधा असर हमारे खाने पीने की चीजों की सप्लाई और उनकी कीमतों पर पड़ता है। और ये सारा दबाव हमारी पूरी इकोनॉमी पर साफ साफ दिख रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी मुश्किल वक्त के लिए रखा गया पैसा, वो भी कम हो रहा है। और हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। मतलब हम जितना सामान दुनिया को बेच रहे हैं, उससे कई ज्यादा खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल और जटिल चुनौती से निपटने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ सप्लाई के लिए 41 अलग अलग देशों से बात हो रही है। दूसरी तरफ देश के अंदर ही उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, जैसे खाद के लिए नए प्लांट लगाना। साथ ही मुश्किल वक्त के लिए जो हमारे तेल और कोयले के रिजर्व हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया गया है। और ये देखिए, भारत अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। अमेरिका से एलपीजी, रूस से कच्चा तेल और हाल ही में ईरान से भी तेल खरीदा गया है। ये साफ दिखाता है कि भारत अब किसी एक जगह या एक ग्रुप पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और इस बड़ी तस्वीर के बीच जमीनी स्तर पर भी कुछ दिलचस्प इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे गुड़गांव में ये एलपीजी एटीएम शुरू किया गया। सोचिए, बस 2 मिनट में सिलेंडर रिफिल। ये छोटे छोटे कदम भी सप्लाई की दिक्कतों को आम आदमी के लिए कम करने में मदद करते हैं। तो इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है। आगे की राह अब भी बहुत मुश्किल है और कई बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां सामने खड़ी हैं। और जो सबसे बड़ा डर है, जिसे अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री भी रेखांकित कर रहे हैं, वो है स्टैगफ्लेशन का। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति होती है। इसमें होता ये है कि महंगाई तो बढ़ती जाती है, लेकिन देश की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। मतलब चीजें महंगी भी हो रही हैं और लोगों की कमाई भी नहीं बढ़ रही। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने जैसा है। जाहिर है, देश के अंदर भी इस मुद्दे पर काफी बहस हो रही है। विपक्षी दल सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और एक आम सहमति बनाने की कोशिश में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, राष्ट्रीय एकता पर। इस तरह के संकट से कोई एक सरकार या एक पार्टी अकेले नहीं निपट सकती। इसके लिए सभी दलों और सभी नागरिकों को साथ मिलकर काम करना होगा। फेक न्यूज से बचना होगा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के मुश्किल दौर में सबने मिलकर सामना किया था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस लगातार बदलती और अनिश्चित दुनिया में अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।